आज की इस वीडियो में हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर की जो बुक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है उस बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यानी जो क्वेश्चन आपका 22.5 नंबर का आने वाला है उस क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। मैंने पूरी बुक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको मैंने सिलेक्ट करके एक नोटबुक में लिखा है और साथ में गाइज इतना हो सकता है कि जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं गाइज टाइप तो वही रहेगा बट हो सकता है कि उनके डिजिट्स आपके चेंज हो जाए यानी कि उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इससे अलग कुछ हो नहीं सकता। देखिए आपका जो पेपर के अकॉर्डिंग ही मैंने बनाया है। अगर हम बात करते हैं इसके सेक्शन सी की यानी खंड से, तो देखिए इसमें जो है आपको यानी टू क्वेश्चंस आपको करने होते हैं और प्रति क्वेश्चन जो है वो 22.5 मार्क्स का है ना। अब हर एक क्वेश्चन जो है आपका वो 2 पार्ट में बंधा हुआ है यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास 2 पार्ट दिए हुए हैं। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन 2 पार्ट मिलकर के आपका 22.5 नंबर बन रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 22.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इन्हीं सब चीजों को समझ करके गाइस मैंने पूरी बुक से कुछ क्वेश्चंस को निकाले हैं और हर चैप्टर में से मैंने निकाले हैं। देखिए जैसे आपका पहला चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, उसमें से 4 क्वेश्चन बने हैं ऐसे, यानी कि देखो क्वेश्चन जरूरी नहीं कि यही आए, आपके क्वेश्चन का टाइप तो यही रहेगा लेकिन हो सकता है कि इनकी डिजिट्स आपकी बदल जाए, ऐसा बिल्कुल होगा। लेकिन इनसे अलग क्वेश्चंस आपके लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं बनने वाले क्योंकि आपका पार्ट ए और बी में आएगा, है ना। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि एक क्वेश्चन के अंदर देखो 2 पार्ट इन्होंने दिए हुए हैं, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैंने उसी बेस पर इन क्वेश्चंस को बनाया है, ठीक है। अक्षों का परिवर्तन हुआ आपका, आगे चैप्टर नंबर 4 है रेखा का समीकरण हुआ, इसमें से क्वेश्चंस आपके बने हैं। इस तरीके से 5 है 6 है, इन सब का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी गाइज। और साथ में मैंने जो ये उन क्वेश्चंस को मैंने अपने नोटबुक पर भी लिखा है जहां पर मैंने इन क्वेश्चंस को सोल्व किया है, ठीक है। तो चलेगा स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बड़े धमाकेदार क्वेश्चन के साथ में। देखिए गाइज पहला चैप्टर आपका निर्देशांक ज्यामिति। इस निर्देशांक ज्यामिति के अंदर पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि सिद्ध कीजिए 3 पॉइंट आपको दिए हैं तो कि वो समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं गाइज तो समबाहु त्रिभुज जैसे त्रिभुज नाम से ही आपको पता चल रहा है समबाहु यानी कि तीनों भुजाएं जिसकी समान होती हैं, तीनों भुजाएं जिसकी समान होती है। हमें क्या करना है, जैसे 3 पॉइंट आपको दे दिए ए बी सी, आपको तीनों पॉइंट दे दिए ए बी सी, है ना, ये दे दिए तीनों पॉइंट। आपको क्या करना है ए बी बी सी सी ए निकालना है। अगर तीनों की लेंथ आपकी सेम आ जाती है तो बस समझ जाइए कि ये आपका क्या है, ये आपका समबाहु त्रिभुज होगा। ऐसे आपको समद्विबाहु भी कह सकता है। अगर वो समद्विबाहु कहेगा यानी कि सम द्विबाहु, अगर वो समद्विबाहु कहता है तो त्रिभुज की 2 साइड्स आपकी इक्वल होनी चाहिए, कोई भी 2, एनी टू लाइंस एनी 2 साइड्स आर इक्वल। थर्ड आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे यहाँ हम लोग बात करते हैं बीच की दूरी डिस्टेंस की। देखिए 2 बिंदु हमें पता है कि अगर मैं ए बी सी, अगर हमने 3 पॉइंट लिए हैं त्रिभुज के अंदर तो हम ए बी कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालने वाला सूत्र से। हमें पता है कि जब 2 बिंदु होते हैं x1 y1 x2 y2 उनके बीच का दूरी डिस्टेंस कितना होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बस एक को x1 y1 मानो, एक को x2 y2 मानो और डिस्टेंस निकाल दो। हमने जब डिस्टेंस निकाला देखिए x2 y1, अगर सपोज करो मैंने इसको x2 y2 माना, इसको मैंने x1 y1 माना, तो इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस होगी -5 -10 और y2 क्या आपके पास 2 माइनस 18 यानी कि प्लस 18 हो गया, है ना। तो इस तरीके से जब हमने इसको सोल्व किया आपके पास जो AB की जो लेंथ आई है वो आई है 625 का अंडर यानी 25 इकाई, यानी AB कितने है आपके पास 25। अब इसी तरीके से हम BC निकालते हैं। देखिए BC निकालने का मतलब है BC, अगर 2 हमने x2 y2 इसको माना तो आप इसको x1 y1 मान लो, तो इसमें से आप इसको माइनस कर लो, इसमें से आप इसको माइनस कर लो, कुछ भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि स्क्वायर हो जाता है तो वो फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर होकर के वो प्लस ही हो जाता है। तो BC की लेंथ हमने निकाली, हमारे पास √80 आ गई, ठीक है। तीसरा हमने CA निकाला, तीसरी हमारे पास 25 आई। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, देखिए तीनों भुजाएं यानी AB 25 आई, एक √80 आई और एक मेरे पास 25 आई। तो तीनों साइड्स मेरे पास यहाँ अलग अलग आई हैं। देखिए गाइज क्योंकि क्वेश्चंस मैंने आपकी बुक से ही लिए हैं तो हो सकता था गाइज ये क्वेश्चन आपका मिस्टेक में हो, है ना। तो इसका आंसर हालांकि मेरे पास नहीं आया, तीनों भुजाएं मेरे पास इक्वल नहीं है। देखो 2 मेरे पास सेम है लेकिन तीसरी मेरे पास √80 आई। मेरा कैलकुलेशन भी गाइज हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन आप चेक करके देख सकते हैं। मैंने पूरा चेक किया है, उसके बाद ही मैंने गाइज ये नोट्स बनाए हैं।
तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि तीनों साइड्स मेरे पास इक्वल नहीं आई, तो दो साइड्स मेरे पास इक्वल आई है, तो हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई बराबर है, अर्थात दिए गए त्रिभुज के जो बिंदु हैं वो समद्विबाहु बाहु त्रिभुज के को निर्भूत करते हैं, यानी वो आपका समद्विबाहु बाहु त्रिभुज हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चंस में। आगे क्वेश्चन आपका क्या मिलने वाला है, देखिए इन्होंने बोला के का मान निकालना है यदि ये तीन बिंदु आपके समरेखी हैं। समरेखा का मतलब होता है क्या गाइस, कोलिनियर, कोलिनियर, कोलिनियर है ना। समरेखीय का मतलब देखो समान रेखा में, जो तीन बिंदु होते हैं वो समान रेखा में होते हैं। अगर तीन बिंदु ऐसे कहीं पे भी हो, देखो मैं यहाँ लूं, उन तीन बिंदु से हमेशा आपका ट्रायंगल ही बनेगा। मैं यहाँ ले लिया, लो कुछ भी ले लिया, कहीं भी ले लो, लेकिन तीन ट्रायंगल से हमेशा एक ट्रायंगल ही, तीन पॉइंट से हमेशा एक ट्रायंगल ही बनेगा। तो इन्होंने बोला समान रेखा, यानी तीनों बिंदु जो है आपके वो समान रेखा में, एक ही रेखा में है। तो जब एक ही रेखा में है तो त्रिभुज तो बन नहीं रहा। जब त्रिभुज नहीं बन रहा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का एरिया तो यहाँ पर 0 होगा। तो बस हमें वही चीज निकालना है। हम क्या कर देंगे, जब समरेखी की बात करते हैं, जब वो कोलिनियर की बात करता है, तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो आंसर है वो 0 निकालेंगे। अब यहाँ हमें क्योंकि के का मान, अगर ये कहता है कि तीनों पॉइंट्स मेरे पास समरेखीय सिद्ध करो, तो सिद्ध करने की वाली बात होती तो इसका मैं एरिया निकालती, आंसर मेरे पास 0 आने वाला था। लेकिन हमें यहाँ पूछा एक अननोन वेरिएबल है ऑलरेडी के, तो के को मुझे फाइंड करना है। तब इसने कंडीशन दी है कि तीनों पॉइंट्स जो आपके समरेखीय हैं, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लेकर के हमें चलना पड़ेगा। जब हम इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे तभी हमारे पास कोई भी अननोन वेरिएबल निकल सकता है। तो यहाँ हमने वही किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब फॉर्मूला याद कैसे करेंगे, देखिए कितना अच्छा तरीका है। आप पहले लिखेंगे 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 लिखो, ब्रैकेट लगाओ, x2 लिखो, ब्रैकेट लगाओ, x3 लिखो, ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, 1 हमें पता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद फिर से 1 आता है। ये आप सर्किल याद रखिएगा। 1 आया, 1 के बाद 2, अब ब्रैकेट में जो आएगा वो y आने वाला है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3। ठीक है ना। अच्छा चलिए, 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3, 3 के बाद क्या आता है फिर 1, 3 के बाद क्या आता है 1 और 1 के बाद 2। बन गया फॉर्मूला, सिंपल। अब तीनों पॉइंट्स आपके पास, एक को आप x1 y1 मान लो, x2 y2, x3 y3, सारे पॉइंट्स उठा करके मैंने यहाँ रखे। देखो x1 k हो गया, y2 कितना हुआ आपके पास 3 हो गया, y3 4 हो गया, x2 कितना है आपके पास, देखिए 2 हो गया, y3 की वैल्यू 4 हो गई और y1 आपके पास 4 हो गया, x3 3 हो गया, y1 आपके पास 4 है और यहाँ से y2 की वैल्यू आपके पास 3 है। इसको जब मैंने सोल्व किया आपके पास इक्वल टू में क्या बन जाए, देखो इस 1/2 को तो आप इधर ले जाओ, तो जब इधर ले जाओगे इनटू में 0 हो जाएगा, खत्म मामला। तो आपके पास क्या बचा, बस माइनस के प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी के की वैल्यू कितनी निकल गई आपके पास 3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है गाइस, है ना। सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना और कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या बोला है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। 4 पॉइंट दिया रहेगा, 4 पॉइंट इसका मतलब चतुर्भुज है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 हमने पॉइंट मान लिया। अब जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 पहला योगफल माइनस दूसरा योगफल। बस अभी पहला योगफल क्या है उसको देख लेते हैं। पहला जो योगफल होता है, देखिए x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1। याद कैसे करेंगे इसको भी समझ लीजिए। पहले तो x1 लिखेंगे, x2 लिखेंगे, x3 लिखेंगे, x4 लिखेंगे। क्लियर है। अब यहाँ 1 है तो y को 2 से स्टार्ट करेंगे और फिर y3, y4, y1। बन गया फॉर्मूला। तो पहला पॉइंट आपके पास निकल गया, यानी कि पहला योगफल आपके पास निकल गया। पॉइंट्स आपके पास है x1 y1 सारे पॉइंट मैंने यहाँ उतारे रखा, कैलकुलेट किया तो 270 आया। अब जब हम दूसरे योगफल की बात करते हैं, इसका जस्ट अपोजिट कर दो। हमने पहले वाला जो था वो x1 से स्टार्ट किया था, सेकंड वाले को हम y1 से स्टार्ट करेंगे, y1 y2 y3 प्लस y4। अब ये y1 था, यहाँ x को क्या स्टार्ट करेंगे 2। ठीक है, y1 से स्टार्ट किया था तो y4 तक चला गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम x2 को x2 से स्टार्ट करेंगे, तो x2 हो गया, x3, x4 और x1 बन गया। ये आपके पास क्या है, दूसरा योगफल है। आपके पास क्या है, पहला योगफल है। तो दूसरा योगफल क्या बन गया, y1 x2 y2 x3। देखो y1 y2 y3 y4, फिर x को 2 से स्टार्ट किया, x2 x3 x4 x1। बस वैल्यूज उठाई यहाँ रख दी। कैलकुलेशन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कैलकुलेट किया तो 6 आ गया। तो आपके पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बन गया? तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपके पास क्या हो, देखो 1/2 पहला योगफल माइनस के दूसरे योगफल। पहला योगफल आपके पास 270 था, तो 270 माइनस के 6। तो यहां से आपने जब इसको कैलकुलेट किया तो देखिए गाइस यहाँ ये मॉडुलस होता है, क्योंकि एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता, तो आंसर जो भी कुछ घुमा फिरा के आएगा वो प्लस में आएगा। अगर ये माइनस भी आ जाता तो हम लोग मॉडुलस लगा के उसको प्लस कर देते। तो यहाँ से जब हमने इसको सोल्व किया आपके पास क्या है 132 वर्ग इकाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कि बिंदु -1 2 और 4 5 को मिलाने वाली रेखा को इतने अनुपात में आपको काटना है अंत्य में और बाह्य विभाजन में। तो जो ये पॉइंट आपको काट रहे हैं अंत्य विभाजन में और बाह्य विभाजन में, वो जो पॉइंट काट रहा है उस पॉइंट के आपको निर्देशांक बताने हैं, है ना, कि उसके बिंदु क्या होंगे। देखिए एक है अंत्य विभाजन, एक है बाह्य विभाजन। तो पहली बात करते हैं हम अंत्य विभाजन की। अंत्य विभाजन का मतलब है, देखो 2 पॉइंट आपको दिए हैं ए और बी, दोनों पॉइंट हो गए, इन दो से मिलकर के एक रेखा बनेगी। सही है। तो अब इन्होंने क्या बोला है, इस रेखा को यानी इन दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा, लिखा ना इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कौन सी होगी, ये हो गई ए बी। ए बी को वो पॉइंट जो मुझे निकालना है ना, बिंदुओं के निर्देशांक विभाजित करने वाले। तो विभाजित कौन कर रहा है, आर पॉइंट कर रहा है। कहाँ कर रहा है, पहले हमने पॉइंट लिया अंत्य विभाजन, तो इस लाइन के अंदर काट रहा है। जब अंदर काट रहा है तो किस रेशो में काट रहा है, 2 और 3, यानी कि ये वाला डिस्टेंस 2 है, ये 3 है। तो m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। ठीक है ना। r के पॉइंट अपने मान लिए x y। अब हमें x y निकालने हैं। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अगर हमारे पास अंत्य विभाजन होता है तो फॉर्मूला आपके पास होता है mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n। तो ये m है, ये n है। यहां से एक पॉइंट को आप x1 मान लो, एक को आप x2 y2 मान लो। जैसे इसको x1 y1 माना तो इसको हमने x2 y2 माना, पॉइंट उठाए और रख दिया। देखो m की वैल्यू कितनी है 2, x2 कितना हुआ आपके पास 4 प्लस n की वैल्यू 3 है, x1 कितना हुआ आपके पास -1 अपॉन 2 + 3। क्लियर है। अब यहाँ आइए, m की वैल्यू आपके पास 2 है, y2 कितना है आपके पास, y2 है -5 और n की वैल्यू 3 हो गई, y1 कितना है आपके पास 2, नीचे आ गया 2 + 3। सोल्व किया तो आपके पास आंसर कितना आ गया, यहाँ से 5/5 और -4/5, यानी कि आपके पास जो ये वाला पॉइंट अंत्य विभाजन के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपके पास 1 और -4/5 आ गया। ठीक है। अगर हम बाह्य विभाजन की बात करते हैं तो देखिए सेम इसी फॉर्मूले में आप यहाँ जहां प्लस प्लस है बस वहां माइनस कर दो और कुछ नहीं करना, तो ये बाह्य विभाजन हो जाएगा। क्या किया हमने, जहां प्लस था वहां हमने माइनस कर दिया। तो सेम जो ये कैलकुलेशन मेरे पास आई थी निकल के, यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सही है ना, क्योंकि ये आपके पास माइनस हो गया तो यहाँ आपके पास वैल्यू जो है जो अपोजिट हो जाएगी बस। तो यहाँ आपके पास यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बनी है आपके पास, देखिए 8 + 3 -10 -6। तो आपके पास काट के क्या है, माइनस के 11 और 16। तो यानी जब बाह्य विभाजन की हम बात करते हैं तो पॉइंट आपके पास कितना है, माइनस के 11 और 16। तो गाइज आप वीडियो को पॉज करके भी इनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, है ना, और बाकी साथ साथ में आप करते रहे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब ये जो 4 क्वेश्चन थी हमारे निर्देशांक ज्यामिति में से इतने ही बनते हैं। देखिए जो क्वेश्चन हमने किए हैं जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आए, बट आपके इससे क्वेश्चन का टाइप यही रहेगा, मतलब डिजिट बदल सकती है, लैंग्वेज ऑलमोस्ट आपकी यही रहने वाली है, इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन अभी हम चलते हैं चैप्टर 3 यानी अक्षों का परिवर्तन की तरफ। देखिए पहले क्वेश्चन में इसने क्या बोला, इसने बोला मूल बिंदु को -1 पर स्थानांतरित करने पर प्राप्त समीकरण ये बनती है। मूल बिंदु को हमने स्थानांतरित यहाँ कर दिया, मतलब क्या बोला इसने कि आपके पास एक्सिस हो गए ना, ये आपके पास 0 0 है, ये मूल बिंदु स्थानांतरित कर दिए कहाँ, -1 और 3 पे। तो लगभग आपके पास यानी x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू आपके पास 3 है। तो यहाँ से देखो ये तो हो गया आपके पास -1 और 3 हो गया यहाँ, तो यानी यहाँ आ गया आपके पास ये जो ओरिजिन था ये उठा करके यहाँ आ गया -1 और 3। अब जब ये उठा करके यहाँ आ गया स्थानांतरित हो गया तो इक्वेशन आपके पास
जब मूल बिंदु पर था तो समीकरण, जब यहाँ था तो समीकरण क्या थी आपके पास, ये वाली समीकरण थी। अब मैंने उठा करके यहाँ कर दिया तो इसकी समीकरण क्या बैठेगी, वो चेंज करनी है, हमें वो बताना है। जब ऐसी स्थिति बनती है हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्मॉल एक्स की जगह क्या करेंगे हम, कैपिटल एक्स -1, यानी देखो माइनस है +1 करते हैं लेकिन यहाँ माइनस तो -1 हो जाएगा। वाई की जगह क्या करेंगे, वाई कैपिटल वाई +3, देखो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यानी हम क्या करते हैं, यानी कि अगर मेरे पास ये एच और के पॉइंट होते तो मैं एक्स बराबर कैपिटल एक्स प्लस एच करती, वाई बराबर क्या करती, कैपिटल वाई प्लस के करती। तो यहाँ एच की वैल्यू -1 है इसलिए माइनस हो गया, के की वैल्यू प्लस है तो वो प्लस हो गया। ठीक है, जहां जहां एक्स और वाई है उठा करके वहां ये वैल्यू उठा करके रख दो आप, देखो ये हमने रख दी और कुछ ही नहीं किया। फिर क्या किया, इतना काम तो हम कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतने काम में। अब हम क्या करने वाले, इसको कैलकुलेट करना है, बस ध्यान से कैलकुलेशन करना है, वो आपके हाथ में। ये प्रैक्टिस से बनेगा कैलकुलेशन, वरना अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गाइस क्या होगा, क्वेश्चंस में मिस्टेक हो जाएगी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। जहां कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ नंबर आपके फुर। ठीक है ना, इस चीज का आप ध्यान रखिए। प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतनी कैलकुलेशन आपका आजाद होती है, खुलती है, स्पीड पकड़ती है। ठीक है ना, देखो हमने वैल्यू को यहाँ रखा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने खोल दिया, यहाँ से इस 7 की मल्टीप्लाई कर दी इसके अंदर, क्लियर है, ये सेम रहा। 2 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने अंदर, 9 के अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दी और 5 की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी। इसके बाद हमने क्या किया, इस 6 को, इसका जब होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलने के बाद हमने क्या किया, 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ऐसे ये आ गया। अब इस पूरे की इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ जाएगा यहाँ तक। अब ये आपके पास सेम है ही, और ये आपके पास यहाँ पर 9x - 9, 9x - 9, और ये आपके पास सेम है। यानी इसको मैंने जब कैलकुलेट किया, देखो 6 से 6 कट जाएगा। अगर हम बात करें, देखो 6 6 12 होते हैं, और 12, देखो 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 से 15 कैंसिल हो गया आपके पास। देखो 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 से 15 कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचेगा, 21 - 9। इसको जब आप सोल्व करेंगे आपके पास आ गया -30। बाकी को आप कैलकुलेट करिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 6x² - 20x 24x - 10y - 7xy - 30 = 0। तो आपके पास इक्वेशन ये थी जब वो मूल बिंदु पर था। जब हमने मूल बिंदु से हटा करके उसको यहाँ कर दिया, हमने स्थानांतरित यानी यहाँ से हटा करके हमने यहाँ कर दिया, तो इक्वेशन में क्या चेंज हुआ आपकी, तो इक्वेशन आपके पास ये बन गई। ठीक है, ये आपका स्थानांतरित परिवर्तित, यानी कि स्थानांतरित कह लो या परिवर्तित रूप कह सकते हैं आप। ठीक है ना, देखो कैलकुलेशन हो सकता है मेरा मिस्टेक हो, क्योंकि कई बार हम लोग जब करते हैं तो कई बार मिस्टेक हो जाता है। तो गाइज मेरी मिस्टेक पर इतना ध्यान ना देते हुए आप मेथड को समझने का प्रयास करें। ठीक है ना, बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 4 आ गया है आपका, रेखा का समीकरण और लेखा चित्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इसने क्या बोला, इन्होंने 2 इक्वेशन आपको दे दी, रेखा की समीकरण दे दी, और बोला है इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। अब प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब समझिए, 2 रेखाएं, एक ये गई और एक ये गई, प्रतिच्छेद करें, कि कहीं पर काट रही है, तो ये कटान बिंदु जो होता है ना, इसी को हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। और हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी प्रतिच्छेद बिंदु की बात कहे तो दोनों इक्वेशंस को ना हम सोल्व करते हैं। क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सोल्व, जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा था, क्या विस्थापित विधि से या फिर आपने प्रतिस्थापन विधि से किया था। तो किसी भी मेथड से आप उसको x और y के हमें मान निकाल लें। जब x y हमारे पास निकल जाएगा तो पॉइंट भी तो हमारे पास क्या होते हैं, x y की फॉर्म में ही होते हैं ना, तो x और y निकाल लें, बस हो गया हमारा काम, प्रतिच्छेद बिंदु निकल गया। तो हमने वही चीज की, 2 इक्वेशन हमारे पास है, लाइन L1 लाइन L2, दोनों को मैंने सोल्व किया। सोल्व करने का मतलब देखिए क्या किया मैंने, कैसे किया, नीचे 2x + 3y था, मैंने देखा 2 को कैंसिल करना है तो मैंने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस कर दिया, क्योंकि प्लस था तो मैंने नीचे माइनस कर दिया, तो 2x, ये ऊपर 2x बन गया, नीचे भी माइनस हो गया, 2x कैंसिल हो गया, ये 2y हो गया -3y, तो 2y में से -3y गया, -y हो गया, 7 दूनी 14, 14 में से 4 गए आपके पास 10, यानी y की वैल्यू आ गई आपके पास -10। अब y की वैल्यू उठाओ, 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपकी मर्जी है। मैंने 1 में रखी तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 17। तो ये जो कटान बिंदु था, जो प्रतिच्छेद बिंदु था, वो हमारे पास क्या आ गया, 17 - 10। अब सेकंड पॉइंट इसने क्या पूछा है, बीच का कोण। जब भी हमें 2 इक्वेशंस गिवन होती हैं गाइस, और बीच का कोण अगर वो कहता है, यानी कि ये वाला एंगल, चाहे वो ये निकालो या ये निकालो, है ना, कोई भी एंगल हमें निकालने की बात कहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा इन समीकरण को, जैसे x + y = 7 है, इसको चेंज करेंगे।
किसमें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। तो यहाँ से हम m निकाल लेंगे कंपेयरिंग करके। तो देखो अगर मैं इसको लिखूं तो y बराबर क्या हो गया, माइनस एक्स प्लस 7 हो गया। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो y इक्वल टू माइनस के 1 एक्स प्लस 7 हो गया। यानी अगर मैं कंपेयरिंग करूं दोनों की तो यहाँ से m1 की वैल्यू, अगर ये लाइन मेरे पास 1 है तो m1 की वैल्यू -1 निकल गई। समझ रहे हो ये बात। अब दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, 2x प्लस के 3y इक्वल टू 4। अगर मैं इसको भी चेंज करती हूँ किसी में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो देखो 3y धर लिया, इसको उठा करके धर लिया, तो माइनस के 2x है प्लस के 4, यानी y इक्वल टू, देखो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो यहाँ हमने 1 किया यानी कि 3 से डिवाइड कर दिया, तो माइनस के 2/3x प्लस 4/3। तो कंपेयरिंग जब हम करते हैं इन दोनों की तो मेरे पास अभी लाइन 2 थी, तो इससे क्या निकलेगा, m2 की वैल्यू क्या निकलेगी, 2/3। क्लियर है ना। तो देखो वही चीज यहाँ पर हम लोगों ने किया है और कुछ नहीं किया। देखिए हमें पता है लाइन L1 है, तो L1 से मैंने M1 निकाला, देखो अभी निकाला था हमने -M1, तो सेम M1 आया। अब दूसरी लाइन हमने निकाली, दूसरी लाइन ये ली, देखो 3y यही छोड़ दिया, इसको उठा के उधर ले गए, फिर y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसको इससे डिवाइड कर दिया, क्या निकल गया, तो y इक्वल टू किस फॉर्म में है ये, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो इस m से ये कंपेयरिंग कर दिया, लाइन L2 थी तो M2 लिख दिया, L1 थी तो उसको M1 लिख दिया। देखो तो M2 की वैल्यू -2/3 आई। अब देखिए हमें एंगल की बात कही है, जब दो एंगल हमारे पास होते हैं, सॉरी दो रेखाएं होती हैं, उनके बीच का एंगल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ऐसा है गाइज ये मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, ये होता है। तो m1 m2 आपने निकाला, उठाओ और वैल्यू रख दो, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 कितना था आपके पास, -1, देखिए ये रहा, ये निकाला अभी हमने -1। तो देखिए जब -1 है और ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी, -2/3 उठाई मैंने, यहाँ रख दी, -1 प्लस 2/3 होगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ m1 कितना है, -1, ये कितना है, -2/3, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। इसको अब देखो क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी इधर, तो -3 प्लस बाई टू, -3 प्लस 2/3 हो गया, नीचे से क्या हुआ आपके पास, प्लस हुआ, तो ये देखो आपके पास बनेगा 1 प्लस 2/3, तो इसके उधर ले जाओ तो ये भी आपके पास 3 प्लस 2 ही बन गया। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा आपके पास -1, नीचे क्या बचा 5। एंगल पूछा था यानी कि थीटा पूछा था, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस tan को भी उठा करके इधर ले जाओगे, तो ये tan यहाँ पॉजिटिव है, देखो इसकी पावर में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स बोलते हैं इसको। तो थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, बीच का कोण कितना निकल गया आपके पास, tan इनवर्स 1/5 माइनस के, यानी ये जो एंगल निकल के आया है आपके पास, ये कितना निकल के आपके पास, tan इनवर्स माइनस के 1/5। ठीक है, अब जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को या तो पॉज करिएगा और ये तो आप साथ साथ जैसे हम करते जा रहे हैं करते रहिएगा। ये लीजिए, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने बोला है -4 8 -9 -13 को मिलाने वाली सरल रेखा का समीकरण, यानी कि 2 पॉइंट से जाने वाली रेखा का समीकरण पूछा है। देखिए ये आपके पास एक्सिस है, 2 पॉइंट कोई भी लाइन है, मतलब सपोज करो पहला पॉइंट मेरे पास कितना है, -4 8, हालांकि ये पॉइंट आपके पास गाइस यहाँ बैठेगा, एक्स की वैल्यू 4 है, तो यहाँ आएगा, ये लाइन आपके पास कुछ ऐसे आने वाली है यहाँ तक। चलो देखिए जो इस लाइन का फिगर कैसे बनेगा इसको देख लेते हैं, हालांकि बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर एक आइडिया मैंने लिया है कि जब 2 पॉइंट मेरे पास होते हैं x1 y1 x2 y2, तो उस लाइन की समीकरण क्या होती है। देखो हमें पता है कि गॉडफादर फॉर्मूला होता है, ये रहा y माइनस y1 m x माइनस x1, इसे कहते हैं गॉडफादर फॉर्मूला, क्योंकि इसी फॉर्मूले से आपके पास सारे के सारे फॉर्मूले निकलते हैं ऑलमोस्ट, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए गॉडफादर फॉर्मूला कह देते हैं एक नाम, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आपको और कोई फॉर्मूला याद नहीं है, आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो आपका घुमा फिरा के आंसर आ ही जाना है, तो इसलिए इसको गॉडफादर फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करने वाले होते हैं, देखो जैसे आपके पास भाई पॉइंट एक आपके पास x1 y1 ये हो गया, एक हो गया आपके पास x2 y2, किसी को भी x1 y1 आप और किसी को भी x2 y2 आप मान सकते हो, एज यू विश, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उससे। अब इसका मतलब अगर हम देखें तो x1 y1 यानी पॉइंट तो इन दोनों में से एक इसमें हम रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, x1 y1 तो हमारे पास है, किसी को भी हम x1 y1 मानेंगे वही मेरे पास x1 y1 हो जाएगा, तो वो तो मेरे पास है। इस समीकरण को पूरा करने के लिए क्या नहीं मेरे पास, m का मतलब है स्लोप, स्लोप का मतलब उसकी प्रवणता यानी कि उसका ढाल, यानी ये वाला डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं ढाल,
एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन से। ये एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, इधर एक्स का नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन से जो उसका ढाल है वो कितना है उसे हम m कहते हैं, उसे हम प्रवणता कहते हैं, उसे हम स्लोप कहते हैं। तो यहाँ से जब दो पॉइंट हमें गिवन होते हैं तो स्लोप आपके पास क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो उठाओ, एक को x1 y1 माना था, एक को हमने क्या माना था x2 y2। तो उठाओ वैल्यू और रख दो। अगर मैंने इसको x1 y1 ये मैंने x2 और y2 माना तो आपके पास देखो y2 माइनस y1 यानी माइनस के 13 माइनस के 8, x2 माइनस 9 प्लस के 4 निकल गया। सोल्व करने के बाद आपके पास 21/5 आया बस। तो यहाँ से x1 y1 में अगर मैंने इसको माना था, आप चाहे तो उसको रख लो या देखो यहाँ पॉइंट ये वाले x और y तो आपके पास फिक्स होते हैं क्योंकि ये सिर्फ x और y है। y1 या x1 ऐसा कुछ नहीं है, 1 1 2 2 ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल है x और y। तो ये तो आपके पास फिक्स होंगे, देखो ये दोनों वैल्यू, इसमें कुछ नहीं होने वाला। चेंजेस कहाँ आएंगे, इस वाले पॉइंट में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ये उठा के रख लो या ये रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लाइन पर बिंदुओं से तो लाइन जा रही है और एक लाइन पर जितने भी बिंदु होते हैं सभी उस लाइन की इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सी भी पॉइंट उठाओ। तो अगर मैंने तो ये वाले पॉइंट ले लिए भैया, ठीक है, और बस हम इन्हीं x1 y1 हमने ये मान लिया और m की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। तो m रखा, x1 y1 रखा। अब यहाँ से देखो अगर ये माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाना है, ठीक है। ये माइनस है तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाना है। 5 की मल्टीप्लाई इधर की और 21 सेम रहा, अंदर मल्टीप्लाई की ये आ गया। एक तरफ सब कुछ सोल्व करके मेरे पास आंसर क्या आ गया, 21x माइनस 5y प्लस 124 इक्वल टू 0। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतने हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या बोला है कि सिद्ध करो कि दो समांतर रेखाएं ये और ये है, इनके बीच की दूरी ये है। देखो जब दो रेखाएं समांतर होती है ना तो बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है गाइस वो होता है c1 माइनस c2 का मॉडुलस अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अगर आपके पास देखो दो लाइनें ये हैं, अब यहाँ से समझिए, अगर आपके पास दो लाइनें हैं, जब भी दो लाइनें आपके पास समांतर होंगी यानी कि पैरेलल होंगी, देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपके पास सेम होगी, चेंज आपके पास सिर्फ c1 c2 रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो देखो यहाँ से मैंने वही चीज देखी, दो रेखाएं आपके पास क्या है, एक तो ये वाली है और एक आपके पास ये वाली है। तो देखो आपके पास ax by और c की जगह d हो गया, है ना। यहाँ k था, इस k को उठाओ, इसके नीचे ले जाओ, क्योंकि ऊपर k नहीं है तो हमें इसके जैसा इससे बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, k से डिवाइड कर दिया। तो आपके पास देखो अब ये दो वैल्यूज देखो, ये वाली दोनों, ये इतना हिस्सा हमारे पास सेम आ गया और c है, ये आपके पास क्या d अपॉन k आ गया। तो देखो सिर्फ ये दोनों वैल्यू आपके पास चेंज हुई, तो एक को c1 मानो, एक को c2 मानो, बस उठाओ फॉर्मूले में रख दो। तो आपने रखा c माइनस d अपॉन k का मॉडुलस और a b क्या है आपके पास, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, तो क्या हो गया उसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यानी आपके पास देखो जो यानी कि दो समांतर रेखाएं आई है निकल के, उनके बीच का डिस्टेंस क्या निकल के, यानी बीच का ये वाली दूरी कि कितनी दूरी पर है वे दोनों, c माइनस डी अपॉन के का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हमें शो करना था। अब मॉडुलस चाहो ना लगाओ, क्योंकि यहाँ अगर हमें प्रूफ में नहीं लगा रखा तो मत लगाओ, लगा भी दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या बोला, इसने बोला कि उस सरल रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है, कि लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है जो इतने बिंदु से होकर के जा रही है और इतने इतने को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। यानी इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो पहले इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा देखो कहाँ है, ये दो बिंदु हो गए, इनको मिलाने वाली रेखा तो क्या बन गई, ए बी। तो ये पॉइंट तो आपके पास ये हो रही है आगे। अब इस रेखा पर वो लाइन लंब है जो मुझे निकालनी है, इस रेखा पर वो लाइन लंब है, परपेंडिकुलर है, और वो लाइन इस पॉइंट से होकर के जा रही है। तो यानी कि जो ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट से होकर के जा रही है, ठीक है। तो हमें इसी का समीकरण निकालना है, कहने का मतलब ये हुआ। तो यहां से क्या करेंगे, देखिए हमें पता है कि इसका जब हमें समीकरण निकालना है तो हमें पता है कि सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई। अभी हमने लास्ट में क्वेश्चन में हमने बात किया था गॉडफादर फॉर्मूला, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस के x1। तो भैया पॉइंट x1 y1 तो ऑलरेडी मेरे पास है, इस रेखा पर जो पॉइंट है वो ये वाला तो मेरे पास है, मेरे पास क्या नहीं है, सिर्फ m। अब m के लिए इसने कंडीशन क्या दी थी कि दोनों लाइनें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, और जब दो लाइनें एक दूसरे पर लंब होती हैं तो उनकी जो
प्रवणताएं होती है, यानी कि जो प्रवणताएं होती है वो क्या होती है, m1 m2 इक्वल टू माइनस के 1 होती है। मतलब अगर मैं इस लाइन ए बी की प्रवणता निकाल लूं, यानी इसकी प्रवणता m1 हो जाएगी, इसकी m2 हो जाएगी। अगर मैं m1 निकाल दूं तो यहाँ रख दो m1, m2 अपना आप निकल जाएगा। तो बस अब 2 पॉइंट से जाने वाला प्रवणता अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, क्या होता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो एक को मैंने x1 y1 माना, एक को मैंने x2 y2 माना और क्या किया, सोल्व कर दिया। तो यहाँ हमने क्या डिस्कस किया, तो ये आपके पास x2 y2 हो गया, ये आपके पास x1 y1 हो गया। तो x2 y2 में से x1 y1 मैंने माइनस कर दिया। गाइस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखो y2 कितना है आपके पास 1 है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 0, क्योंकि y2 आपके पास 1 है और y1 आपके पास 0 है, तो यानी वैल्यू आपके पास 1/3 आएगी प्लस के, यानी यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी प्लस की, यानी आपके पास प्लस का वैल्यू, प्लस का मतलब है ऊपर जाके माइनस का 3 देगा। ठीक है, अब चलिए, यानी आपके पास जब हमारे पास m1 निकल गया तो मैंने वैल्यू यहाँ रखी, नहीं आपके पास m2 बराबर क्या निकल जाएगा, माइनस के 1 अपॉन m1, m1 की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी उठा के, तो ये 3 कहाँ चला गया ऊपर, तो आपके पास बन गया माइनस के 3। अब रेखा का समीकरण देखिए, y माइनस, देखो y1 कितना है आपके पास, ये रहा 1, ठीक है, इज इक्वल टू m2 बनेगा और x माइनस के x1 बनेगा। x1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस के 3, तो यहाँ आपके पास बन जाएगा प्लस के 3। अब देखिए y माइनस के y1 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस के 3 और x प्लस के 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 1 माइनस के 3x माइनस के 9, इस पूरे को उठाओ इधर ले जाओ तो 3x प्लस y प्लस 9 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 3x प्लस वाई और आपके पास आएगा प्लस के 8 इक्वल टू 0। तो आपके पास जो इक्वेशन बन के आए ना गाइस, वो ये नहीं है, आपके पास ये बन के आएगी इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए गाइस मिस्टेक हो जाती है कई बार, ऐसा नहीं है। चलिए खैर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, कहता है कि सरल रेखाएं हैं 2, इनके बीच का कोण निकालो। अभी लास्ट क्वेश्चन में तो हमने किया था, मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास 2 सरल रेखाएं होती है उसको चेंज करते हैं किसमें, y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में। तो हम लोगों को, क्योंकि हमें पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, जब 2 रेखाएं आपको दी हुई होती है इनके बीच का अगर हमें एंगल निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला जो होता है, एंगल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m1 m2 क्या आपकी रेखाएं की प्रवणताएं हैं। तो अगर आपके पास रेखा 1 है क्या, 2x प्लस के 3y माइनस के 1 इक्वल टू 0, तो चेंज किस में करेंगे हम इसको, देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ y है तो y को तो यहीं छोड़ दीजिए, इज इक्वल टू बाकी सब उठाओ उधर ले जाओ, तो माइनस के 2x हो गया और प्लस के 1 हो गया। अब यहाँ y के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब इसे मुझे हटाना पड़ेगा, तो इसे उठाओ इसके नीचे ले जाओ ऐसे। तो देखो अब यही फॉर्म बन गई ना, तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ मुझे तो m चाहिए, तो यहाँ से m1 कितना निकल गया, माइनस के 2/3, तो ये आपके पास m1 निकल गया। दूसरी रेखा आपके पास क्या है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 7, और चेंज किसमें करना है, y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में। तो इस y को उठाओ सीधा उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो आपके पास बन गया y इक्वल टू 4x माइनस के 7। तो देखो कंपेयरिंग जब मैंने किया तो आपके पास m2 की वैल्यू 4 आ गई। तो देखिए यहाँ से आपके पास m2 कितना निकल गया, 4। देखो लाइन 1 थी तो m1 ये निकल गया, लाइन 2 थी तो m2 ये निकल गया। अब तो सीधा उठाना है, फॉर्मूले में रखना है। तो जब हमने फॉर्मूले में रखा, देखिए m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू, इसको जब मैंने सोल्व किया, नीचे आता है 1 प्लस m1 m2, तो 1 प्लस m1 और m2 हो गया। तो यहाँ से 4